निष्पादन मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल या मेट रेटिंग। क्योंकि निष्पादन मूल्यांकन और योग्यता अंकन को अपने एक समान अर्थ में मानकर अध्ययन कर रहे हैं। निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन की कई प्रकार की विधियाँ हैं जिनका अपन अध्ययन करेंगे। पहली विधि है योग्यता क्रम निर्धारण विधि, रैंकिंग मेथड। इसी गुणक्रम विधि भी कहते हैं। योग्यता अंकन की ये प्राचीनतम विधि है। इस विधि में एक कर्मचारी की तुलना उस समूह के अन्य सभी कर्मचारियों से की जाती है, चाहे वे कैसा ही कार्य क्यों न करते हो। इस विधि में कर्मचारियों का मूल्यांकन समान घटकों के आधार पर किया जाता है। सभी का मूल्यांकन कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है, न कि व्यक्तिगत गुणों के आधार पर। अतः जो कर्मचारी सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करता है उसी सर्वप्रथम क्रम पर, और जो सबसे घटिया कार्य निष्पादन करता है उसी अंतिम क्रम में रखा जाता है। इस विधि में एक कर्मचारी की अनेक कर्मचारियों से एक साथ तुलना करने और उसका योग्यता क्रम निर्धारित करने में व्यावहारिक समस्याएं आती है। इसका हल ढूंढने के लिए प्रोफेसर एडविन बी फिलिपो ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में जोड़े या युग्म तुलना विधि, पेयर्ड कंपैरिजन टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। युग्म तुलना विधि का, जिससे इसकी उपयोगिता और ज़्यादा अच्छी रहे। इस विधि के अनुसार एक एक करके प्रत्येक कर्मचारी की दूसरे कर्मचारियों से तुलना करनी चाहिए। उदाहरण हम यह मान लें कि किस योग्यता अंकन समूह में 5 कर्मचारी है। ऐसे में एक कर्मचारी की निष्पादन की वह कर्मचारी से तुलना की जानी चाहिए तथा उनमें से जिसका निष्पादन अच्छा है उसका निर्णय कर लेना चाहिए। तत्पश्चात एक के निष्पादन तुलना क्रमशः से देय तथा एक के निष्पादन से करनी चाहिए। इसी प्रकार बे के निष्पादन तुलना भी क्रमशः यानी सभी के निष्पादन से करनी चाहिए। एक क्रम से तीनों कर्मचारियों के निष्पादन के आपस में तुलना क्रमशः एक एक करके करने चाहिए। इस प्रकार विधि से तुलना करने के बाद कुल 10 निर्णय हो जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक निर्णय में 2 कर्मचारी एक साथ होंगे। इस तुलना निर्णय की संख्या निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। जैसे तुलनाओं की संख्या बराबर n कोष्टक n-1 कोष्टक 1 अपॉन n2। इसमें n है, उसका मतलब है तुलना किए गए कर्मचारियों की संख्या से है, और तुलना किए गए कर्मचारियों का सारणीकरण करके परिणाम ज्ञात कर लेना चाहिए। टेबल बनानी चाहिए, जैसे एफएस है, ये कर्मचारी हॉरिजॉन्टल हो गए और वर्टिकल में भी हो गए, और तुलना में प्राप्त श्रेष्ठता का अपन आधार कर सकते हैं कि किस में क्या है। इस विधि के लाभ है, ये विधि सरल है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। कुछ दोष भी इस विधि के, पहला है ये विधि बहुत व्यक्तिपरक है, अतः पक्षपात होने का भय रहता है, सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। दूसरा, इसमें कर्मचारियों का समग्र रूप से मूल्यांकन संभव है। निष्पादन के विभिन्न घटकों से तुलना नहीं की जा सकती, और विभिन्न कर्मों के बीच सिद्धांतिक अंतर तो ज्ञात हो जाता है, किंतु विभिन्न कर्मों के बीच वास्तविक योग्यता अंतर ज्ञात करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए पहले और 5वें क्रम के कर्मचारी के बीच तो योग्यता अंतर स्पष्ट हो सकता है, किंतु 5वें 6ठे क्रम में योग्यता अंतर बहुत ही कम या नगण्य हो सकता है। इनमें प्राय सिद्धांतिक अंतर ही दिखे होता है। बहुत बड़े समूह में कर्मचारियों की विधि अनुपयोगी है, जबकि युग्म या जोड़े से तुलना विधि के आधार पर बड़े समूह में तुलना की जा सकती है, किंतु इसमें बहुत अधिक समय एवं श्रम लागत आती है। अब है दूसरी विधि, व्यक्ति दर व्यक्ति तुलना विधि, मैन टू मैन कंपैरिजन मेथड। इस विधि का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस विधि का विकास जो व्यक्ति दर व्यक्ति तुलना विधि है, इस विधि का विकास द्वितीय विश्व युद्ध काल में हुआ था। उस विधि में मूल्यांकन के लिए कुछ घटकों या गुणों का चयन किया जाता है और उसके आधार पर कर्मचारियों की योग्यता का अंकन किया जाता है। इस विधि की प्रक्रिया इस प्रकार, जैसे इस विधि में क्या करते हैं, मूल्यांकन करता कर्मचारी की योग्यता का अंकन करने के लिए सर्वप्रथम कुछ गुणों या घटकों का चयन करता है। उदाहरण के लिए नेतृत्व क्षमता है, पहलपन की क्षमता है, विश्वसनीयता है आदि घटक के आधार पर वो तुलना कार्य करता है। तत्पश्चात मूल्यांकन करता प्रत्येक घटक या गुण के मूल्यांकन के लिए एक 5 पदीय पैमाना 5 स्टेज स्केल
5 स्टेप स्केल तैयार करता है। उदाहरण के लिए नेतृत्व क्षमता गुण के मूल्यांकन के लिए एक पैमाना बनाएगा। इस पैमाने में 5 पद बना लिए जाते हैं। इस पैमाने का सर्वोत्तम पद उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मूल्यांकनकर्ता की राय में नेतृत्व के सर्वश्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं। तदप्रकार प्रत्येक क्रमशः घटता हुआ पद भी उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें क्रमशः घटते हुए गुण मूल्यांकनकर्ता दृष्टि में पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पैमाने के लिए नेतृत्व गुण रखने वाले 5 विशिष्ट जाने माने व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो पैमाने के प्रत्येक पद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि पैमाना उन व्यक्तियों का पैमाना बन जाता है जो सर्वश्रेष्ठ है से क्रमशः घटते हुए गुण वाले व्यक्ति की को ऊपर से नीचे की ओर दर्शाता है। अब मूल्यांकनकर्ता इस पैमाने से प्रत्येक कर्मचारी के नेतृत्व गुण की तुलना करता है तथा प्रत्येक कर्मचारी को उस पैमाने पर यथास्थान दर्शाता है। इसी प्रकार दूसरे तीसरे तथा अन्य सभी गुणों के लिए पृथक पंचपदीय पैमाना तैयार करता है तथा प्रत्येक पद पर एक क्रमानुसार सर्वश्रेष्ठ से न्यूनतम गुणधारी 5 व्यक्तियों को दर्शाया जाता है। तत्पश्चात उन व्यक्तियों से प्रत्येक कर्मचारी के गुणों की बारी बारी तुलना की जाती है और उन्हें उस पैमाने पर अंकित किया जाता है। ये मूल्यांकनकर्ता उनका एक आधार तैयार कर लेगा, उसके आधार पर अन्य कर्मचारी से उनके सर्वश्रेष्ठ गुण के आधार पर तुलना करेगा। पहले सर्वश्रेष्ठ, उससे कम, इस आधार पर 5 पद बढ़ा के 5 स्टेप स्केल के आधार पर तुलना करता है। एक कर्मचारी के एक विशिष्ट गुण की उस विशिष्ट गुणधारी 5 व्यक्तियों की तुलना की जाती है। तुलना करने पर कर्मचारी गुण उन 5 में से जिसके गुणों से अधिक मेल खाते हैं उसी के समकक्ष या लगभग समकक्ष रखा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी की एक गुण विशेष के संबंध में किसी न किसी स्तर के एक जाने माने व्यक्ति से तुलना की जाती है। इस विधि में को गठन तुलना विधि भी कहते हैं, फैक्टर कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं। लाभ है इस विधि से में प्रत्येक गुण का पृथक मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में विभिन्न स्तरों वाले आदर्श गुणधारी जाने माने व्यक्तियों से सामान्य कर्मचारी की तुलना की जाती है। दोष, प्रत्येक घटक या गुण के लिए पैमाना बनाना तथा 5 आदर्श निर्धारित करना कठिन होता है। मूल्यांकनकर्ता ही सर्वश्रेष्ठ या कम श्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन करता है, अतः उसकी चूक परिणामों को प्रभावित कर सकती है क्योंकि इसका मूल्यांकनकर्ता के आधार पर ही मूल्यांकनकर्ता अपने आधार पर ही सर्वश्रेष्ठ या निकृष्ट का निर्धारण करता है। इन मूल्यांकनों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्येक संस्था या मूल्यांकनकर्ता का आदर्श व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकता है। अब है तीसरी विधि, श्रेणी विधि, जिसको ग्रेडिंग मेथड भी कहते हैं। इस विधि में मूल्यांकनकर्ता सभी कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए कुछ श्रेणियां पहले से ही निर्धारित कर देता है। प्रत्येक श्रेणी की पहले से स्पष्ट व्याख्या एवं परिभाषा कर दी जाती है। उदाहरण के लिए एक मूल्यांकनकर्ता अपने कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए 3 श्रेणियां इस प्रकार निर्धारित कर सकता है, जैसे विलक्षण, संतोषजनक और असंतोषजनक। एक अन्य प्रकार श्रेणियां भी इसी तरह निर्धारित कर सकता है, जैसे सीमांत, संतावान और श्रेष्ठतम। इन श्रेणियों की संख्या बढ़ाकर कितनी ही की जा सकती है। मूल्यांकन की श्रेणियां निर्धारित कर लेने के बाद मूल्यांकनकर्ता कर्मचारियों का अवलोकन करता है तथा उनकी श्रेणियों की परिभाषाएं तुलना करता है। मूल्यांकनकर्ता उनकी तुलना को जिस श्रेणी की समझता है उन्हें वही श्रेणी प्रदान कर देता है। लाभ, दोष, ये विधि अत्यंत सरल है किंतु श्रेणियों का निर्धारण करना तथा उनकी स्पष्ट परिभाषा करना एक कठिन बौद्धिक कार्य है। इसके अतिरिक्त योग्यता का मूल्यांकन कर श्रेणी की परिभाषा की तुलना करके सही श्रेणी प्रदान करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसमें व्यक्तिनिष्ठता आ सकती है, सब्जेक्टिविटी, फलतः परिणाम अविश्वसनीय भी हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रदान नहीं है, यानी वस्तुनिष्ठ नहीं है। अब चौथी विधि है बलाद वितरण विधि, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। श्रेणी विधि में सुधार करने के लिए बलाद वितरण विधि विकसित की गई है, जिससे अनेक या सभी कर्मचारियों का अंकन किसी विशिष्ट श्रेणी में होने को रोका जा सकता है। इस विधि में कर्मचारियों के अंकन के लिए विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में अंकन के लिए कर्मचारियों का प्रतिशत पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अपने समझ सकते हैं कि मूल्यांकनकर्ता ने मूल्यांकन के लिए 5 श्रेणियाँ बना सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। इसके साथ ये भी निर्धारित कर दिया कि प्रथम श्रेणी में 10% से अधिक कर्मचारियों का अंकन नहीं किया जाए। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी 25%, फिर 30% या 35% से अधिक कर्मचारी अंकन नहीं किया जाए। शेष सभी का अंकन पंचम श्रेणी में किया जाए।
लाभ दोष, इस विधि से कर्मचारियों का श्रेणीयन दबाव में या विनिर्देश के अनुसार किया जाता है। इससे एक श्रेणी विशेष में कर्मचारियों का अधिक अंकन नहीं हो पाता है, किंतु ऐसा मूल्यांकन करने में मूल्यांकनकर्ता को बहुत परिश्रम करना पड़ता है तथा सतर्कता बरतनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस विधि में जिस व्यक्ति का एक बार सबसे नीची श्रेणी में मूल्यांकन कर लिया जाता है, उसे उस उच्च श्रेणी में आने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अब है नेक्स्ट विधि, ग्राफ या लेखा चित्र मूल्यांकन विधि, ग्राफ रेटिंग मेथड। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों का योग्यता अंकन एक ग्राफ या लेखा चित्र के माध्यम से किया जाता है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी के लिए पृथक निष्पादन लेखा चित्र प्रारूप का उपयोग किया जाता है। इस ग्राफ प्रारूप में योग्यता संबंधी गुणों की एक सूची दी हुई होती है तथा प्रत्येक गुण को नापने के लिए एक योग्यता संबंधी गुणों की एक सूची दी होती है। इस तथा प्रत्येक गुण के पैमाने पर कर्मचारी तुलना करता है और उसको गुणों के पैमाने पर अंकित करता जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि किस कर्मचारी को कौन सा गुण कितना है। ये विधि बहुत कुछ व्यक्ति दर व्यक्ति तुलना विधि से के समान है, बस इसमें अंतर केवल यही है कि व्यक्ति दर व्यक्ति तुलना विधि में पैमाने पर गुणों की मात्रा दर्शाने के लिए आदर्श या महत्वपूर्ण व्यक्ति की में निर्धारित किए जाते हैं, जबकि इस विधि में गुणों के स्तरों को शब्दों तथा परिभाषाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस विधि में कर्मचारियों की योग्यता अंकन के लिए कुछ गुणों को आधार बनाया जाता है और प्रत्येक गुण को कुछ स्तरों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक गुण स्तर को परिभाषित कर दिया जाता है। लेखा चित्र विधि में कर्मचारी योग्यता अंकन करने के लिए 4 गुणों जैसे कार्य, किस्म, कार्य की मात्रा, निर्भरता तथा अभिवर्तियों का मूल्यांकन घटक या गुण माना गया है। प्रत्येक गुण अंकन हेतु पैमाने को 5 वर्गों में बांट दिया जाता है। मूल्यांकनकर्ता संबंधित कर्मचारी योग्यता का अवलोकन एवं मापन करने हेतु ये लेखा चित्र में समय स्थान पर अंकित कर देता है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी का एक लेखा चित्र तैयार हो जाता है। तब मूल्यांकनकर्ता उस कर्मचारी के सभी गुणों को एक साथ अंकन कर अपनी टिप्पणी कर देता है। ये लेखा चित्र का प्रारूप होता है, अपन समझ लें। पहले तो लेखा प्रपत्र हो गया, कर्मचारी का नाम लिख दिया, फिर दिनांक लिख दी, उसका कौन सा विभाग का है और मूल्यांकनकर्ता को निर्देश दे दिए, ये निर्देश हो गए। फिर योग्यता अंकन कर लिया, मूल्यांकन गुण या घटक लिख दिए एक साइड में हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में योग्यता अंकन पैमाना हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जिसमें पहला जैसे कार्य की किस्म, उसको फिर उसमें एक पैमाने बांट दिया। कार्य अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, कार्य अपेक्षाओं को आंशिक रूप से पूरा करता है, कार्य अपेक्षाओं को पूरा करता है, कार्य अपेक्षाओं अधिक कार्य करता है, कार्य अपेक्षाओं से बहुत अच्छा काम करता है। इस आधार पर इसको बांट देता है और लास्ट में मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं, वो अपने टिप्पणी लिख के अपने हस्ताक्षर कर देता है। लाभ इस विधि के, ये विधि सरल है, ये समझने उपयोग में आसान है। इससे इस लेखा चित्र के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी की अन्य कर्मचारी की तुलना भी की जा सकती है। दोष, इसमें कर्मचारी में एक गुण में कमी को दूसरे गुण की अधिकता से ढका जा सकता है। उदाहरण, ये व्यक्ति कार्य अधिक करता है अतः उसका उसमें अधिक मूल्यांकन होगा, जबकि वह अभिवृत्ति में कमजोर है और अन्य कर्मचारियों से बिल्कुल सहयोग नहीं करता है। इस गुण पर उसका मूल्यांकन नीचा होगा। अतः जब उसका संपूर्ण मूल्यांकन होता है तो इन दोनों गुणों के मूल्यांकन के एकीकरण से पूर्ण संतुलन हो जाता है, अतः किसी कमी का पता नहीं चलता है। सामान्य मूल्यांकनकर्ता में कर्मचारी को उच्च स्तर पर मूल्यांकन करने की ही प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। उच्च स्तर पर मूल्यांकन करने से या पक्षपात होने से अधिक वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है, अतः संस्था को मौद्रिक हानि भी उठानी पड़ती है। सामान्य मूल्यांकनकर्ता उद्देश्य परक मूल्यांकन नहीं कर पाता है, अतः पक्षपात हो जाता है। अब 6ठी विधि, जांच सूची विधि, चेक लिस्ट मेथड। इस विधि के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन नहीं करता है, बल्कि वह उसकी योग्यताओं के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के आधार पर सेवा विभाग उस कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन करता है। इस विधि में सर्वप्रथम एक प्रश्न सूची तैयार की जाती है। इस प्रश्न सूची में कर्मचारी उसके कार्य व्यवहार के गुण संबंधी अनेक प्रश्न होते हैं। जहाँ सूची में जिस टाइप से होती है उस टाइप से उसकी प्रश्न सूची बना ली जाती है। उस टाइप से मूल्यांकनकर्ता इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित कर्मचारी की योग्यता को ध्यान में रखते हुए हाँ या ना में देता है। हाँ या ना लिखने के लिए प्रश्न सूची के प्रत्येक प्रश्न के सामने की जगह बनी रहती है। जहाँ सूची के प्रत्येक प्रश्न का मूल्यांकन या भार अलग अलग निर्धारित किया जाता है। इससे प्रत्येक गुण को पृथक महत्व दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जांच सूची में एक ही गुण का मूल्यांकन करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रश्न दिए जाते हैं, ताकि मूल्यांकनकर्ता के पक्षपात या उसकी गलती का मूल्यांकन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उदाहरण के लिए, क्या कर्मचारी सदैव दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है?
पहला हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया, क्या कर्मचारी दूसरों के कार्य में सहयोग नहीं करता है? ये दोनों प्रश्न जांच सूची में दो अलग अलग स्थानों पर हो तो मूल्यांकनकर्ता पक्षपात नहीं कर पाता है। जांच सूची का नमूना अपन देख सकते हैं। जैसे जांच सूची पे एक serial नंबर लिख लिए, उसके गुण विवरण दे दिया गुणों का, और लास्ट में हाँ ना का जवाब लिख दिया, अपने हाँ ना लिख दिया। जैसे क्या वह अपने कार्य पर सदैव समय पर आता है? क्या वह दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है? क्या वह स्वच्छ सुझाव देता है? क्या वह अपने कार्य के लिए असाधारण रुचि लेता है? क्या वह दूसरों के साथ अच्छा झगड़ा करता है? क्या वह कभी कभी तेज बोलकर वातावरण दूषित कर देता है? क्या वह अपने अधिकारी से विभिन्न को विवाद करता है? क्या वह अपने कार्य को यथासमय पूरा करता है? इस प्रकार उसकी जांच सूची के आधार पर उस कर्मचारी गुणों का निर्धारण कर लिया जाता है। लाभ है इस विधि के, कुछ लाभ भी है। इस विधि से मूल्यांकन में पक्षपात कम हो जाता है। योग्यता अंकन की विधि में व्यक्ति प्रेरितता को न्यूनतम किया जाता है। ऐसा प्रश्नों को विभिन्न भार देने से संभव हो पाता है। व्यक्तिगत पक्षपात को दूर रखने के लिए एक ही प्रश्नों कई प्रकार से पूछा जा सकता है तथा सही उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। दोष है, मूल्यांकनकर्ता जानबूझकर पक्षपात करना चाहिए तो उसे टालना कठिन होता है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न भिन्न जांच सूचियाँ बनानी पड़ती है, जिस समय श्रम लगता है। इस विधि में कर्मचारियों के प्रत्येक गुण की प्राथमिक तुलना नहीं की जा सकती। अब है सातवीं विधि, बलात् चयन या व्यवस्था चयन विधि और चॉइस मेथड। उपयुक्त बनी सभी विधियों में एक सबसे बड़ा दोष ही है कि मूल्यांकन में पक्षपात कर सकता है। इस विधि का विकास इसी कमी या दोष को दूर करने के लिए किया गया है। इस विधि में सर्वप्रथम मूल्यांकित किए जाने वाले कर्मचारी गुणों का वर्णन करने वाले कुछ कथन तैयार किए जाते हैं। वे कथन प्राय 2, 3 या 4 के समूह में होते हैं। कभी कभी सभी कथनों के समूह कर्मचारी के गुणों का सकारात्मक वर्णन करते हैं, तो कभी कभी ये सभी सकारात्मक वर्णन होते हैं। कभी कभी इन कथनों के समूह में कुछ नकारात्मक तथा कुछ सकारात्मक कथन भी होते हैं। मूल्यांकनकर्ता कथनों के प्रत्येक समूह में से 2 कथनों को अंकित या चिन्हित करता है। उनमें से एक कथन ऐसा अंकित किया जाता है जो उस कर्मचारी गुणों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है, जबकि दूसरा कथन ऐसा चिन्हित किया जाता है जो उस कर्मचारी गुणों का न्यूनतम वर्णन या चित्रण करता है। ऐसे कथनों के कुछ समूह के उदाहरण इस प्रकार, जैसे प्रथम समूह, जैसे अपने 4 समूह बढ़ाए। पहला समूह बढ़ाया, वह अपने अधीनस्थों को अच्छे स्पष्ट निर्देश देता है, और उसका दूसरा प्रथम समूह के 2 पॉइंट हुए। तो पहला पॉइंट हो गया, वह अपने अधीनस्थों को अच्छे स्पष्ट निर्देश देता है। दूसरा हो गया, उसे किसी भी कार्य को सौंपने के बाद पूर्ण भरोसा किया जा सकता है। द्वितीय समूह हो गया, वह जानबूझकर ऐसे वचन देता है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। और दूसरा आ गया, वह कुछ कर्मचारियों का पक्ष लेता है। तीसरा समूह में क्या हो गया, वह उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता, वह अधिकार प्रतिपादन करने में दक्ष है, वह प्राय अच्छे सुझाव देता रहता है, वह प्राय अपने विचारों को बदलता रहता है। चौथा समूह गया, वह सदैव दूसरों की आलोचना करता रहता है, वह शीघ्र निर्णय नहीं कर सकता है, वह अपने कार्य को दूसरों पर टालकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, वह रचनात्मक आलोचना करता है। इन 4 समूह के कथनों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है किसी एक कर्मचारी पर एक समूह के सभी कथन उस पर लागू हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, किंतु मूल्यांकनकर्ता को इस बात के लिए बाध्य या विवश किया जाता है कि वह इनमें से किसी एक कथन को किसी कर्मचारी पर सर्वाधिक रूप से लागू होने वाले कथन के रूप में अंकित करे तथा किसी अन्य कथन को न्यूनतम रूप से लागू होने वाले कथन के रूप में चिन्हित करें। इसलिए इस विधि को बलात् या व्यवस्था या बाध्यता चयन विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता पर यह दबाव होता है कि वो इनमें से एक का चयन करें। लाभ, इस विधि में पक्षपात की संभावना न्यूनतम हो जाती है। इस विधि में सभी कथनों को गहन शोध में चिंतन के बाद निर्धारित किया जाता है, अतः गुणों का सही से मूल्यांकन किया जा सकता है। दोष है, ये विधि बहुत खर्चीली विधि है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी के मूल्यांकन के लिए पृथक समूह बनाने होते हैं। शोध में अध्ययन के बाद कथनों तैयार किया जाता है, अतः इसमें समय बहुत लगता है। मूल्यांकन विधि का विरोध करते हैं, मूल्यांकनकर्ता इस विधि का विरोध करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उन पर विश्वास न होने के कारण ही मूल्यांकन की विधि अपनाई जा रही है। अब 8वीं विधि, विवरणात्मक या लेख विधि, डिस्क्रिप्टिव या एसे मेथड। इस विधि में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के कार्य निष्पादन गुणों तथा व्यवहार पर एक निबंधात्मक विवरण तैयार करना पड़ता है, इसलिए निबंध या विवरणात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। ऐसा विवरण या निबंध का प्रारूप के मूल्यांकनकर्ता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। वह स्वयं इस बात को निर्धारित करता है कि उसी कर्मचारी के मूल्यांकन के लिए किन किन पहलुओं को किस प्रकार प्रकट करना है, किंतु सामान्य सेवा के प्रबंध विभाग इसे मूल्यांकन वितरण के लिए प्रारूप निर्धारित कर देता है। मूल्यांकनकर्ता को इसी प्रारूप में विवरण देना होता है। इस निर्धारित प्रारूप में कर्मचारी योग्यताओं में कमियों, जैसे उसकी नेतृत्व क्षमता, उसके तकनीकी ज्ञान चातुर्य, उसकी पदोन्नति विकास,
की क्षमता आदि संबंधित कई प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का मूल्यांकनकर्ता को अपने ही शब्द उत्तर देना होता है। तो सेवरी के विभाग इन विवरणों का विश्लेषण करके कर्मचारी की योग्यता मूल्यांकन करता है। लाभ और दोष। इस विधि में मूल्यांकनकर्ता अपने अनुभव के आधार पर कर्मचारी के सभी गुणों का समग्र मूल्यांकन कर सकता है, किंतु ऐसा करने में व्यक्ति की कठिनाई आ सकती है। कई मूल्यांकनकर्ता वे सब कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं जो वे अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त इस विधि से मूल्यांकन करने में समय अधिक लगता है। मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी गुणों का अवलोकन करने के पश्चात उनका ठीक विवरण तैयार करने में बहुत समय लग जाता है। अब नेक्स्ट विधि है महत्वपूर्ण घटना विधि, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इस विधि को लागू करने के लिए सर्वप्रथम उन सभी महत्वपूर्ण घटकों या बातों की सूची तैयार की जाती है जो किसी भी कार्य की सफलता या असफलता को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूची प्रत्येक कार्य जैसे विक्रय कार्य, तकनीकी कार्य, निरीक्षण कार्य इत्यादि के लिए तैयार की जाती है। प्रत्येक कार्य की सफलता या असफलता के लिए सभी महत्वपूर्ण घटक किसी भी व्यक्ति को सफल या असफल बना देते हैं। महत्वपूर्ण घटकों के निर्धारण के बाद प्रत्येक घटक को विशेषज्ञों द्वारा भार या मूल्य वेट दिया जाता है, वेट या वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात प्रवेशक कर्मचारी के व्यवहार का कार्य करते समय अवलोकन करते हैं तथा कार्य में होने वाली घटनाओं की एक पुस्तिका में अंकन करते रहते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती है जैसे यंत्र खराब होने पर लापरवाह रहना, यंत्र खराब होने पर परेशान होना, प्रेषक को सूचित करना, अधिक काम देखते ही क्रोधित होना, किसी सहकर्मी का सहयोग करने से इनकार करना। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी का पूर्ण अभिलेख तैयार हो जाता है। इसी आधार पर उसकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है और उनके कार्यों को प्रभावकारी या सफलतम अथवा अप्रभावकारी या खराब घोषित किया जाता है। इस विधि के लाभ है, ये विधि विवरणात्मक विधि से अधिक अच्छी है क्योंकि कर्मचारी के प्रत्येक व्यवहार का, उसके कार्य की प्रत्येक घटना को तत्काल लिख लिया जाता है, अतः उसका सही से विवरण दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, इससे प्रत्येक कर्मचारी अपने व्यवहार को जान सकता है तथा भविष्य में उसमें सुधार कर सकता है। नेक्स्ट है, विधि कर्मचारी के भावी प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकती है। दोष है, पहला है कार्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण घटकों को ज्ञात करना कठिन होता है। सभी प्रवेशक कार्य पर होने वाली सभी घटनाओं को अंकित नहीं कर पाते हैं, अतः परिणामों की सत्यता प्रभावित हो सकती है। इस विधि में निरीक्षण बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, अतः कर्मचारी कार्य क्षमता में भी प्रभाव पड़ता है। कर्मचारियों में भय उत्पन्न हो जाता है कि जो कुछ कार्य के दौरान करेंगे सब कुछ लिख लिया जाएगा और उचित अधिकारियों को बता दिया जाएगा। और कर्मचारियों को कार्य पर घटित किसी पुरानी घटना को बताना भी कभी कभी ठीक नहीं होता है। अब है नेक्स्ट विधि, गोपनीय प्रतिवेदन विधि, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। कर्मचारियों की योग्यता अंकन की बहुत प्रचलित विधि है जिसे गोपनीय प्रतिवेदन विधि भी कहा जाता है। इस विधि में कर्मचारी का निकट अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी के कार्यों, योग्यता एवं व्यवहार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातों को प्रकट करता है। गोपनीय प्रतिवेदन का प्रारूप सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु इसमें सामान्यतः कर्मचारियों के कार्य व्यवहार, कार्य परिणाम, सहयोग भावना, कार्य क्षमता के उपयोग एवं संभावित उपयोग, अधिकारी के आदेशों के प्रति दृष्टिकोण आदि उल्लेख किया जाता है। इन्हीं बातों के आधार पर कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाता है। इसी के आधार पर उसकी पारिश्रमिक वृद्धि, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि का निर्णय लिया जाता है। लाभ है, इस विधि में कर्मचारी के संपूर्ण गुणों या विशेषताओं का प्रतिवर्ष निरंतर वर्णन किया जा सकता है। अधिकारी अपने अधीनस्थों के व्यवहार में कार्य प्रणाली को निरंतर देखते रहते हैं और उसी के अनुसार उसे प्रतिवेदन तैयार करते हैं, अतः इसमें वास्तविकता लाई जा सकती है। दोष है, इस विधि में प्रायः पक्षपात किया जा सकता है। अधिकारी ही की व्यक्तिगत अप्रसन्नता का कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन विपरीत प्रभाव हो जाता है। ये प्रतिवेदन आंकड़ों का आधार नहीं होता है, केवल विवरणात्मक होता है, अतः रिपोर्ट से कर्मचारी गुणों का परिमाणात्मक आधार पर मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इस विधि में कर्मचारी को अपनी कमियां व अच्छाइयों का ज्ञान नहीं हो पाता है क्योंकि प्रतिवेदन गोपनीय रखा जाता है। इस विधि में कर्मचारी को अपनी कमियों का पता नहीं लग पाता है। ये कर्मचारी विकास सुधार का सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता है। ये प्रतिदिन केवल दंडात्मक कार्रवाई के लिए ही उपयोग किया जाता है। अच्छा काम करने वाले को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान नहीं की जाती है, यानी उसको पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट विधि है मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन केंद्र विधि, असेसमेंट सेंटर मेथड। इस विधि में कर्मचारियों की संभावित योग्यताओं, क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में कई कर्मचारियों का एक साथ कई प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। इसे मूल्यांकन के लिए एक साथ कई प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता लगाए जाते हैं। ये मूल्यांकनकर्ता कर्मचारियों के एकाकी व सामूहिक रूप से कई प्रकार की जाँच करते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट है, व्यवसायिक खेल है, भूमिका निर्वाह है, समूह परिचर्चा है आदि के द्वारा कर्मचारियों के संभावित या अंतःशक्ति को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है।
सभी मूल्यांकनकर्ता कर्मचारियों का अवलोकन करते रहते हैं। अंत में सभी मूल्यांकनकर्ता सामूहिक रूप से प्रत्येक कर्मचारी का क्रमशः मूल्यांकन करते हैं। इसके लाभ है, ये विधि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर देती है। सभी कर्मचारियों को अपनी क्षमताओं को समान परिस्थितियों में प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इसमें एक साथ कई मूल्यांकनकर्ता होते हैं तो मूल्यांकन में पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। ये विधि कर्मचारियों की पदोन्नति के निर्णयों में सहायता प्रदान करती है। दोष है, इस विधि में समय, श्रम और धन बहुत अधिक लगता है। ये विधि केवल कर्मचारियों की संभावित क्षमताओं या अंतःशक्तियों को ही ज्ञात करने पर बल देती है। इस प्रकार इस विधि को दोष बहुत कम है। इस विधि को कर्मचारियों की क्षमताओं को ज्ञात करने के लिए प्रभावकारी तरीके से लागू किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की पदोन्नति या स्थानांतरण करने, उन्हें अधिक चुनौती कार्य सौंपने संबंधी निर्णय लेने में सहायता मिलती है। और नेक्स्ट विधि है स्वोद्देश्य प्रबंध विधि, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या MBO मेथड। स्वोद्देश्य प्रबंध विधि प्रबंध की योग्यता तथा निष्पादन के मूल्यांकन की विधि है। इस विधि में पीटर एफ ड्रकर द्वारा प्रतिपादित पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी, उस किताब में पीटर एफ ड्रकर ने स्वोद्देश्य प्रबंध अवधारणा का विचार का प्रतिपादन किया था। स्वोद्देश्य प्रबंध में निष्पादन उद्देश्य या प्रमाप अधिकारियों से परामर्श करके अधिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसे उद्देश्य संस्थागत विभाग के प्रत्येक प्रबंध के स्तर के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। और योग्यता अंकन की इस विधि में स्वोद्देश्य प्रबंध विधि द्वारा निर्धारित उद्देश्य को निष्पादन प्रमाप माना जाता है। तो प्रबंधों का मूल्यांकन उद्देश्य प्राप्ति में उनकी सफलता के आधार पर किया जाता है। लाभ दोष, ये विधि प्रबंध के निष्पादन मूल्यांकन के लिए बहुत उपयोगी भी सिद्ध हुई है, अतः इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। किंतु विधि मूल्यांकन के लिए तभी अपनाई जा सकती है जबकि अनिश्चित उद्देश्य के निर्धारण की समुचित योग्यता रखते हो। इसके अतिरिक्त इसके उपयोग में कई बारी बाधाएं भी आती है। इसलिए स्वोद्देश्य प्रबंध विधि का उपयोग तभी किया जाता है जबकि जिन कर्मचारियों का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं उन कर्मचारियों को उद्देश्य निर्धारण की समुचित प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है।